हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम अब हमारे नज़दीक हैं, 4 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस के पेपर हैं। तो अभी हम लाए हैं 45 एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम के लिए समझिए तो एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बुक एंड राइटर से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट बुक है बीइंग एंड नथिंगनेस। बीइंग एंड नथिंगनेस, इसके राइटर है जीन पॉल सर्ट्री। जीन पॉल सर्ट्री। सेकेंड बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इसके राइटर है मिल्टन फ्रीडमैन। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसने लिखा? मिल्टन फ्रीडमैन ने। नेक्स्ट बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इनकी राइटर है अमर्त्य सेन। ठीक है ना। अगला है फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर, इनके राइटर है आंग सान सुकी। वो जो म्यांमार की थी वो है आंग सान सुकी। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैचिंग दे दिया गया है। ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना करके इसको इधर उधर करके रखा जा सकता है। चलिए तो फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स हैं, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विचारकों का कौन सा समूह स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक सिद्धांतों के रूप में देखता है, जो परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। 2-3 विचारक का एक ग्रुप है जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक सिद्धांतों के रूप में देखते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? सुदृढ़ करते हैं। तो वो ग्रुप है टोनी लॉस्की और मैकफर्सन का। 3 हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के साइंटिस्ट हैं, टोनी लॉस्की और मैकफर्सन। इनका विचार जो है समूह स्वतंत्रता और समानता को लेकर के है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन विचारक अपनी कृति द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब है कि द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे सीबी मैकफर्सन। कौन हो जाएंगे? सीबी मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे, तो वो है विभिन्न विचारकों द्वारा चर्चित न्याय की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। न्याय की अवधारणा के संबंध में यहाँ हमारा कथन दिया गया है, और सभी वो अलग अलग विचारक के द्वारा अलग अलग विचारक का कथन है, तो उसको हमको न्याय की अवधारणा के हिसाब से देखना है कौन सही है और उसको बताना है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लेटो का। प्लेटो ने न्याय को आत्मा का एक गुण और समाज के भीतर एक सामंजस्यपूर्ण बंधन के रूप में देखा। ये प्लेटो का कहना है। अगला है अरस्तु। अरस्तु के न्याय सिद्धांत में समानता के साथ समान व्यवहार और असमानता के साथ असमान व्यवहार पर जोर दिया गया है, जिसमें सामान्य हित के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। थर्ड है जे.एस. मिल ने न्याय को एक पूर्ण दायित्व माना, जबकि डेविड गॉर्थियर ने इसे पारस्परिक, ठीक है ना, डेविड गॉर्थियर ने इसे क्या माना? पारस्परिक माना। तो हम यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जे.एस. मिल का पढ़ रहे थे। जे.एस. मिल ने न्याय को एक पूर्ण दायित्व माना, जबकि डेविड गॉर्थियर ने इसे पारस्परिक लाभ के रूप में देखा। यहाँ 3 स्टेटमेंट है और ये तीनों के तीनों क्या है? सही हैं। यानी जो प्लेटो का है न्याय सिद्धांत के बारे में थॉट, ये फर्स्ट वो भी सही है, और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में जो यहाँ स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है वो भी सही है। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे थर्ड में जे.एस. मिल के बारे में, डेविड गॉर्थियर
को मिलाकर कहा गया है ये तीनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा न्याय सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित राज्य हस्तक्षेप और धारिताओं के सही अधिग्रहण और हस्तांतरण पर जोर देता है? तो वो है हकदारी सिद्धांत। क्या है? हकदारी सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंटाइटलमेंट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं, पता नहीं जूम पे क्यों फट जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य एक ऐसे समाज की वकालत करता है जिसमें सरकार या अधिकार नहीं हो, व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वैच्छिक सहयोग पर जोर दिया जाता है? वह कौन सा पर्सपेक्टिव है उसको बताना है। तो वो है अराजकतावाद, एनार्किज्म। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें मैचिंग दिया हुआ है। एक बुक है म्यूचुअल एड, ए फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। ये किस विचारक की लिखी गई पुस्तक है? तो वो है पीटर क्रोपटकिन। क्वेश्चन नंबर 8 है मानवाधिकारों की किस पीढ़ी में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है? तो वह मानवाधिकार की पहली पीढ़ी में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की अवधारणा से जुड़े विचारक है? कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की अवधारणा से जुड़े विचारक है तो वो है डेविड हेल्ट। ये मेरा नोट्स है, ठीक है ना, इसलिए आपको यहाँ पर आंसर डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें सब। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक बुक है ए प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, इसके लेखक है रॉबर्ट डॉहल। ए प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी किसने लिखी है? रॉबर्ट डॉहल ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सत्ता की कौन सी अवधारणा उन मुद्दों और विषयों को आकार देने की क्षमता पर जोर देती है जिन्हें सार्वजनिक चर्चा और बहस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वो क्या है? एजेंडा सेटिंग के रूप में शक्ति। यही वो अवधारणा है जिसमें मुद्दों और विषयों को आकार देने की क्षमता पर जोर देती है और सार्वजनिक चर्चा और बहस के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है जो कह रहा है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य नागरिकता के विकास पर जोर देता है, व्यक्तिगत अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के क्रमिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वो कौन सा पर्सपेक्टिव है? तो वो है उदार परिप्रेक्ष्य यानी लिबरल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नागरिकता का कौन सा सिद्धांत नागरिकता की जटिल और बहुआयामी प्रकृति पर जोर देता है, विविध समूहों के प्रभाव और मान्यता के लिए उनके संघर्षों को स्वीकार करता है? तो क्या है? बहुलवादी सिद्धांत, प्लुरलिस्ट थ्योरी। किसने दिया? B.S. टर्नर ने दिया था। किसने दिया था ये? B.S. टर्नर ने। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्वेश्चन से भी इसको मिला सकते हैं, बहुआयामी प्रकृति की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया? B.S. टर्नर ने दिया था। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो बताना है कि रूढ़िवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो क्या है? रूढ़िवाद के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट है रूढ़िवाद आमूल परिवर्तन के बजाय स्थापित मूल्यों, प्रथाओं और संस्थानों को प्राथमिकता देता है। सही है। रूढ़िवादी मानव स्वभाव की अंतर्निहित खामियों में विश्वास करते हैं और इस विचार को अस्वीकार करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन समाज को पूर्ण कर सकता है। ये भी सही है। रूढ़िवादी अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहते हैं,
जो चले आ रहा है उसी को कहेंगे कि सही है, रहने दीजिए। नेक्स्ट है, रूढ़िवादी सामाजिक और आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ एक कमज़ोर राज्य की वकालत करते हैं। ये भी सही है। नहीं सॉरी फ्रेंड, ये वाला सी वाला सही नहीं है, ठीक है ना। ऊपर का 2 सही है, ए और बी, ठीक है ना। ये रूढ़िवादी सामाजिक और आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप के कमज़ोर राज्य की वकालत करते, ये गलत स्टेटमेंट है। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रमुख रूढ़िवादी विचारकों के योगदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है एडमंड बर्क का, जिन्होंने आधुनिक रूढ़िवाद का एडमंड बर्क को आधुनिक रूढ़िवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की, उसके कट्टरवाद और परंपरा की अवहेलना के लिए आलोचना की। एलेक्सिस डी टॉकविले ने अपनी कृति डेमोक्रेसी इन अमेरिका में अमेरिकी लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण किया, स्थानीय समुदायों और नागरिक संघों के महत्व पर जोर दिया। ये सेकंड स्टेटमेंट था एलेक्सिस डी टॉकविले का। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, माइकल ओकशॉट ने सामाजिक और आर्थिक मामलों पर व्यापक नियंत्रण के साथ एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार की वकालत की। तो देखिए इसमें भी फर्स्ट का 2 स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला सही नहीं है, ठीक है ना। ये सी सही नहीं है, बी सही है और ए सही है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी पॉलिटिकल थ्योरी का ही है। तो इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, वो वाले स्लाइड में तक आपका 15 क्वेश्चन था, टोटल 45 हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, खास करके ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन हेरोल्ड जे लॉस्की से संबंधित है। तो चलिए कथन सबको पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। प्रत्येक राज्य स्वयं अनुरक्षित अधिकारों से जाना जाता है, पहला कथन। दूसरा है, अधिकार से तात्पर्य उन कतिपय ऐतिहासिक दशाओं से नहीं है जो बाल्यावस्था में प्राप्त था, किंतु प्रक्रम में हम उनसे वंचित हो गए। तीसरा है, वस्तुतः अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य सामान्यतः सर्वोत्तम जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। चौथा है कि अधिकार सफल जीवन निर्वाह के लिए विधिक अवसर है। तो इसमें ऊपर के 3 स्टेटमेंट सही है, यानी इसमें जो चौथा स्टेटमेंट है अधिकार सफल जीवन निर्वाह के लिए विधिक अवसर है, तो ये हमारा गलत हो गया और ऊपर वाला सब सही है, 3 ठो, ठीक है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, जो है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य अमर्त्य सेन द्वारा वर्णित समानता के दृष्टिकोण से संबंध है। चलिए अब ये अमर्त्य सेन की कथन को हम पढ़ेंगे और उसमें बताना है कि कौन सा जो है वो समानता के दृष्टिकोण से संबंध रखता है, उनका कौन सा कथन। पहला कथन है कि समानता की मूलभूत अभियोगिता नैतिक भलाई का एकमात्र निर्देशक हो सकता है। दूसरा है, नैतिक का संबंध केवल एकता से नहीं है। तीसरा है, मूलभूत योग्यता संबंधी समानता उस नैतिक भलाई का आंशिक निर्देशन है जो समानता के विचार से संबंध है, सहबद्ध है। चौथा है कि मूलभूत अभियोगिता के सूचक यथा उपयोगिता का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। इसमें हमारा फ्रेंड बी सी डी सही है, यानी कि बी सही है, सी सही है और डी सही है। ऊपर का फर्स्ट 1 नंबर गलत है, जो भलाई का एकमात्र निर्देशक नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए वो कथन गलत हो जाएगा। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। कौन कौन सा बुक है, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, 4 एसेज ऑन लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ये 4 पुस्तक है, इनके प्रकाशन के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका कालक्रम क्या है। तो इसका कालक्रम है फ्रेंड 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, सबसे पहले ये आया,
टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी आया। उसके बाद क्या है, 4 असेट्स ऑन लिबर्टी आया। फिर सबसे लास्ट में लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम आया। यानी ये उल्टा करके दिया गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका नीचे से ऊपर की तरफ कर देंगे, सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बकवास बयानबाजी रिटोरिकल नॉनसेंस के रूप में नैसर्गिक अधिकारों के विचार को अस्वीकृत किया है। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बकवास बयानबाजी के रूप में नैसर्गिक अधिकार के विचार को किसने अस्वीकृत किया। रिटोरिकल नॉनसेंस कहकर, तो वो है जेरेमी बेंथम, ठीक है ना, जेरेमी बेंथम ने। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, यह कथन किस विचारक का है। स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन से विचारक का वो कथन है। इसलिए राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आभासी आर्थिक समानता राजनीतिक शक्ति न जुड़ी हो। तो क्या है, हेरोल्ड जे लॉस्की का कथन है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आभासी आर्थिक समानता राजनीतिक शक्ति न जुड़ी हो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो हमारा मैचिंग है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो मैचिंग तो कर दिया गया है ऑलरेडी, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट बुक है इधर, लिस्ट 1 में क्या है, राइटर के नेम है, और लिस्ट 2 में बुक का नाम है। तो लिस्ट 2 से ही हम चलेंगे कि फेमिनिज्म इज फॉर एवरीडे, उसके लेखक कौन है, बेल हुक। सेकेंड बुक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, इसके लेखक है एस फायरस्टोन, सुलेमी फायरस्टोन। थर्ड बुक है टुवार्ड्स ए फेमिनिस्ट, इसके लेखक है कैथरीन मैकिनॉन। टुवार्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, इसके लेखक कौन है, कैथरीन मैकिनॉन। अगला पुस्तक है जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली, इसके लेखक है सुजन मोलर ओकेन। ये बुक का नाम जो है इंग्लिश में ही आप याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है, कौन से विचारक हैं, तो वो है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। चलिए ऑप्शन देखिए, पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक नहीं है टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, हेरोल्ड लास्की और जेरेमी बेंथम। तो इसमें से जो है, इसमें से बी और डी, यानी जॉन लॉक नहीं है और जेरेमी बेंथम नहीं है, टी.एच. ग्रीन है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है, और हेरोल्ड लास्की है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन में कि कौन नव दक्षिणपंथी सिद्धांत यानी न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा स्कूल है। नव दक्षिणपंथी सिद्धांत को मानने वाली विचारधारा स्कूल का नाम बताना है। तो वो है ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल, ये दोनों ऐसे स्कूल हैं जो नव दक्षिणपंथी सिद्धांत को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अनुदारवाद के मूल विश्वास हैं, अनुदारवाद के कंजर्वेटिज्म, अनुदारवाद के मूल विश्वास क्या है, तो वो है परंपरा, पद, सोपानिकी और सत्ता। ये 3 चीज़ें याद रखना है कि अनुदारवाद के मूल विश्वास है परंपरा, पद, सोपानिकी और सत्ता। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो वो है व्यक्तिवादी अराजकतावाद के निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है। व्यक्तिवादी अराजकतावाद की कौन सी एक मुख्य विशेषता नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है निजी संपत्ति, दूसरा है अति उदारवाद, तीसरा है सविनय अवज्ञा और चौथा है जैववादिता यानी ऑर्गेनिसिज्म। तो यहाँ पे जो है वो निजी संपत्ति होगा, ठीक है, निजी संपत्ति होगा, अति उदारवाद होगा, फिर सविनय अवज्ञा भी होगा, लेकिन ये जैववादिता नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन हमारा
4 हो जाएगा इसका आंसर, जयवादी था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की प्राधान्य हेजीमनी संबंधित है। प्राधान्य हेजीमनी किससे संबंधित है? आइए बिना ऑप्शन के इसका आंसर लिखा हुआ है कि विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुआजी की क्षमता को हम लोग प्राधान्य यानी हेजीमनी कहते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने वैज्ञानिक नियतत्ववाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया? तो वो है एंटोनियो ग्राम्स्की, जिन्होंने वैज्ञानिक नियतत्ववाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, किसे प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है? किसे प्रायः सांस्कृतिक उदारवाद के जनक फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है? तो वो है जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। जॉन गॉटफ्रीड हर्डर को फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग, तो वो है कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं हैं? देखिए इसमें नहीं दे रहा है कि रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं हैं, उसको हम लोगों को देख रूढ़िवाद के विचारक इसमें कौन कौन हैं, एक नहीं है, तो वो है देखिए टी.एच. ग्रीन रूढ़िवाद के विचारक हैं। टी.एच. ग्रीन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, इसमें नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। सेकंड जो है एडमंड बर्ग हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड हैं और फ्रेडरिक वान हायेक, ये भी रूढ़िवाद के विचारक हैं, लेकिन टी.एच. ग्रीन नहीं है और क्वेश्चन में कौन से नहीं है वही पूछा गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वो है कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है? राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है, तो वो है लेस्लेट और रॉबर्ट डहल और विल ड्यूरंट। लेस्लेट और रॉबर्ट डहल प्लस विल ड्यूरंट, ये सभी विचारक जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक उदारवाद के बारे में क्या सही है? तो चलिए देख लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर ही लिखा हुआ है कि आधुनिक उदारवाद के बारे में राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है। सेकंड है कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है, ये भी सही है, दोनों आधुनिक उदारवाद के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का कंसेप्ट और थिंकर का। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट मैचिंग दिया हुआ है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस किसने दिया, तो वो जॉन रॉल्स ने। वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का बोला, जॉन रॉल्स ने दिया। फिर है एलिनिएशन, वो कार्ल मार्क्स ने दिया। पीसमिल, तीसरा है पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग, वो कार्ल पॉपर ने दिया था। चौथा है नाइट वॉचमैन स्टेट, ये कंसेप्ट रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था। नाइट वॉचमैन स्टेट का कौन दिया था, रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो है किसने लोक कल्याणकारी राज्य को दासत्व का एक प्रकार बताया है? लोक कल्याणकारी राज्य को दासत्व का एक प्रकार बताया, तो वो है रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है, जिन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य को दासत्व का एक प्रकार बताया है। अगला क्वेश्चन है कि द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस एपिटैफ फॉर ए मोन्यूमेंट टू अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट इज रिटन बाय। देखिए ये एक पुस्तक है, ठीक है ना, इसलिए इसका पूरा इंग्लिश में ही लिख दिए हैं और ये पूछा जा रहा है कि किसने लिखा है, तो इतना आपको पूरा याद नहीं करना है, इसको द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस इतना याद रखना है। द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस किसने लिखा है, तो वो है रॉबर्ट ए डहल ने। रॉबर्ट ए डहल ने लिखा है। देखिए ये कुछ कथन है और इसमें कौन से कथन सही नहीं है उसको हम लोगों को चर्चा करना है। यहाँ पे देख ले दिया हुआ सही नहीं है, तो देखिए नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनर्जीवन से है, बिल्कुल सही है।
सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटेन में 9 दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने 9 उदारवादी विचार ग्रहण किए थे। ये भी सही है। तीसरा है, शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुज्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ये भी सही है। चौथा है कि टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सब सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है वही पूछा गया था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन है ऑथर एंड बुक का। देखिए ये भी डायरेक्ट मैचिंग दे दिया गया है। ठीक है ना, और इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। बुक है और उसके ऑथर राइटर हैं, इसलिए इंग्लिश में ही पूरा लिखा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इधर से चलेंगे हम लोग बुक की तरफ से। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट किसने लिखा है? क्विंटिन स्किनर ने लिखा है। फिर है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। वो किसने लिखा है? माइकल सैंडल ने लिखा है, लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस। फिर आता है डेमोक्रेटिक थ्योरी। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसने लिखा है? तो जियोवानी सर्टरी ने डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखा है। फिर है फिलोसफी एंड ह्यूमन साइंसेज। वो किसने लिखा है? तो वो चार्ल्स टेलर ने लिखा है। ठीक है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी में चल रहे हैं। कि कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है? तो वो है जर्मिनो। कौन है? जर्मिनो, जो मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसने समाज की पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की थी? तो वो देखिए, समाज की पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा वेंचर की संकल्पना की थी, तो वो है जॉन रॉल्स। कौन है वो? जॉन रॉल्स। ठीक है ना, वेंचर से यहाँ पे जॉन रॉल्स है। किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा W.T. ब्लूहम ने राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है, ये कथन उनका है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो इसमें कुछ फिलोसोफर दिए गए हैं और उनके आइडिया दिए गया। ये भी डायरेक्ट मैचिंग है, इसको देख लीजिए आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। कि नैतिक उदासीनता यानी मोरल इंडिफरेंस की बात किसने किया था? मैकियावेली ने। ठीक है, नैतिक उदासीनता का विचार किसने दिया? मैकियावेली ने। फिर है आत्म परिरक्षण की वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, किसने दिया? हॉब्स ने दिया था। तीसरा है संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, वो किसने दिया? तो वो लॉक ने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था, संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसमें एक और है कि तर्क के प्रति विद्रोह, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, ये फेमस है किसके लिए? तो ये रूसो का है, ये जानते हैं। तर्क के प्रति विद्रोह, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, तर्क के प्रति विद्रोह कौन है? रूसो ने दिया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग चलिए। अमर्त्य सेन की कृतियों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ उनकी फर्स्ट बुक है इनइक्वालिटी री एग्जामिन 1992 में है, आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में है, चॉइस वेलफेयर मेजरमेंट 1982 में है। फिर अगला है इसमें एक और डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में है। तो यहाँ पे अगर क्रोनोलॉजी पूछेगा तो इसका पब्लिश ईयर नहीं देगा, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग कि इसमें सबसे पहले जो है
वह चॉइस वेलफेयर मेजरमेंट आएगा जो 1982 में है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी री एग्जामिन आएगा जो 1992 में है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एज फ्रीडम आ जाएगा जो 1999 में है। और सबसे लास्ट में आइडिया ऑफ जस्टिस आएगा जो 2009 में पब्लिश हुआ है। चलिए अब हम आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा फ्रेंड, कौन से यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इलाइट्स से संबंध है? तो वो है विल्फ्रेडो पैरेटो, गैटेनो मोस्का एंड जोसेफ शुम्पेटर। ये 3 ऐसे विचारक हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो, गैटेनो मोस्का और जोसेफ शुम्पेटर, जो यूरोपीय विचारक हैं और ये राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इलाइट से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसेप्ट और मॉडल दिया गया है, उसके राइटर का नाम है। ये भी मैचिंग में आता है लेकिन यहाँ डायरेक्ट मैचिंग है और क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो इधर उधर करके दिया रहेगा। इसको याद कर लीजिए आप लोग, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। पहला कंसेप्ट है कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया था? तो रॉबर्ट मिशेल ने दिया था। सेकंड है मैनेजरियल रेवोल्यूशन, वो किसने दिया था? तो जेम्स बर्नहैम ने दिया था। तीसरा है पावर इलाइट्स, ये कंसेप्ट किसने दिया था? तो सी राइट मिल्स ने दिया था पावर इलाइट्स का। चौथा है कम्युनिकेशन मॉडल, जो हेरोल्ड लॉसवेल ने दिया था। कम्युनिकेशन मॉडल कौन दिया था? हेरोल्ड लॉसवेल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, नहीं किया गया है वो पूछ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जो किया गया रहता है उसी को मार देते हैं क्वेश्चन पढ़ते समय एग्जामिनेशन हॉल में, और नहीं को भूल जाते हैं। तो वो ऐसा गलती नहीं करना है, यहाँ ध्यान रखना है, नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी में किस अधिकार को शामिल किया गया है, किसको नहीं किया गया। तो शिक्षा का अधिकार, ये मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी में शामिल है। स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी शामिल है। उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार, ये शामिल नहीं है। आवास का अधिकार, ये शामिल है। यानी कि ये तीनों हमारा शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार शामिल है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जो नहीं है वो पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन इधर और 15 इससे पहले वाले स्लाइड में था। टोटल आज हम लोग 45 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। और देखिए इसमें क्वेश्चन फॉर्म तो नहीं था, मतलब कहेंगे थोड़ा इसमें अलग टाइप से था, तो लेकिन जो भी था वो बहुत ही अच्छे तरीके से है, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा याद कर जाइएगा फ्रेंड। ठीक है ना, एग्ज़ाम में इसमें से आपको पॉलिटिकल थ्योरी के ये 45 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो कैसा लगा वीडियो, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट 2 के वीडियो के साथ, वेस्टर्न पॉलिटिकल के MCQ क्वेश्चन के साथ इसी तरह। तब तक के लिए थैंक यू।